Hey there, I am Indu Tiwari, specialized in pharmacology. I am here to help you out and to make you understand some basic topics of HAP, pharmacology and clinical pharmacy, even if you are scared of them. So let's start our today's topic, which is parasympathetic system. So as we all know कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के दो सब डिविजन्स होते हैं. फर्स्ट है सिंपैथेटिक सिस्टम और सेकंड है पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम. सिंपैथेटिक सिस्टम को हम पिछली वाली वीडियो में स्टडी कर चुके हैं, तो इस वाली वीडियो में हम पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को स्टडी करेंगे. तो जो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है इसको हम बोल सकते हैं कोलिनर्जिक सिस्टम, यानी कि जिसका न्यूरोट्रांसमीटर है एसिटाइल कोलिन. एसिटाइल कोलिन मेनली हमारी सोमैटिक नर्व्स, ऑटोनॉमिक नर्व्स और हमारे कुछ सेंट्रल साइट्स पे भी प्रेजेंट रहता है. एसिटाइल कोलिन का रोल हमारी बॉडी में नॉर्मल होम्योस्टैसिस को मेंटेन करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है. होम्योस्टैसिस यानी कि हमारी बॉडी की जितनी भी फंक्शनिंग है उसको प्रॉपर बैलेंस वे में बना के रखना, जैसे कि ब्लड का प्रेशर मेंटेन करना, हमारे बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करना, ब्लड का पीएच मेंटेन करना, हमारी बॉडी में जितनी भी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस है उन सबको मेंटेन करना, ताकि कोई भी सिस्टम बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिवेट ना हो जाए. सो वी कैन से कि एसिटाइल कोलिन हमारी बॉडी में रेस्ट एंड डाइजेस्ट या फिर फीड एंड ब्रीथ का काम भी करवाता है. तो हमें पता है कि एसिटाइल कोलिन हमारी नर्व एंडिंग्स में प्रेजेंट रहता है. अब नर्व एंडिंग्स में एसिटाइल कोलिन प्रेजेंट रहता है तो यहाँ पे यानी कि इसके रिसेप्टर्स भी होते हैं. तो इसके रिसेप्टर्स दो टाइप के होते हैं, एक तो मस्कैरेनिक रिसेप्टर और दूसरा निकोटिनिक रिसेप्टर्स. सो फर्स्टली हम डिस्कस करेंगे मस्कैरेनिक रिसेप्टर्स के बारे में. मस्कैरेनिक रिसेप्टर्स मेनली 5 टाइप्स के होते हैं, M1, M2, M3, M4 एंड M5. तो जो M1, M2 और M3 रिसेप्टर्स होते हैं ये मेनली हार्ट में, ब्लड वेसल्स में, बहुत सारी ग्लैंड्स में, हमारी स्मूथ मसल्स में और आईज में प्रेजेंट होते हैं. M4 और M5 रिसेप्टर्स होते हैं ये मेनली दूसरे न्यूरोट्रांसमीटर्स को रिलीज कराने में हेल्प कराते हैं. सो अब हम इनके एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट के बारे में स्टडी करेंगे. एगोनिस्ट वो होते हैं जो रिसेप्टर से बाइंड होते हैं और उसकी एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं. तो जो मस्कैरेनिक रिसेप्टर का एगोनिस्ट है उसका नाम है मस्कैरिन, और जिसका एंटागोनिस्ट है यानी कि जो बाइंड होकर उस रिसेप्टर को ब्लॉक कर देगा उसका नाम है एट्रोपिन. सो हम नेक्स्ट स्टडी करेंगे निकोटिनिक रिसेप्टर्स के बारे में. जो निकोटिनिक रिसेप्टर्स होते हैं मेनली वो दो ही टाइप के होते हैं, NN और NM. जो NN रिसेप्टर्स होते हैं ये मेनली स्केलेटल मसल्स जो होते हैं वहां पे प्रेजेंट होती हैं, और जो NM टाइप के रिसेप्टर्स होते हैं ये मेनली एड्रिनल ग्लैंड्स में, हमारी स्पाइनल कॉर्ड में और जो हमारा गैंग्लियन है उसमें प्रेजेंट होते हैं. सो नेक्स्ट जो निकोटिनिक रिसेप्टर के एगोनिस्ट होते हैं उसका नाम होता है निकोटिन, और जो उसका एंटागोनिस्ट है उसका नाम है डी-ट्यूबोकुरेनिन. यानी कि डी-ट्यूबोकुरेनिन अगर निकोटिनिक रिसेप्टर पे बाइंड हो गया तो वो क्या करेगा, जितने भी उसके एक्शन है आगे उन सबको ब्लॉक कर देगा. सो नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे कोलिनर्जिक ड्रग्स. कोलिनर्जिक ड्रग्स जिसको हम कह सकते हैं कि पैरासिम्पैथेटिक ड्रग्स या फिर पैरासिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग्स, या फिर इन्हें बोल सकते हैं हम कोलिनोमाइमेटिक ड्रग्स. अब कोलिनोमाइमेटिक का क्या मतलब है, यानी कि जो कोलिनर्जिक सिस्टम का जो न्यूरोट्रांसमीटर है एसिटाइल कोलिन, उसी के एक्शन की तरह ये भी क्या करेंगे, एक्शंस को मिमिक करेंगे, यानी कि एसिटाइल कोलिन की तरह सेम एक्शन को प्रोड्यूस करेंगे. इसीलिए ना बोला गया कोलिनोमिमेटिक ड्रग्स या फिर पैरासिम्पैथोमिमेटिक ड्रग्स. तो इसका क्लासिफिकेशन अगर हम देख लेते हैं तो सबसे फर्स्ट क्लास होती है कोलिन एस्टर्स. कोलिन एस्टर्स की क्लास में आता है एसिटाइल कोलिन, मेथाकोलिन, बेथेनाकोल और कार्बाकोल. सो नेक्स्ट क्लास है एल्कोलॉइड्स. एल्कोलॉइड्स में आता है मस्कैरिन और पिलोकार्पिन. यानी कि ये सारी ड्रग्स क्या करेंगी, या तो एसिटाइल कोलिन की तरह काम करेंगी या फिर जो रिसेप्टर्स है मस्कैरिनिक और निकोटिनिक, तो उन दोनों रिसेप्टर्स पे एसिटाइल कोलिन की जो अमाउंट है या फिर जो उसकी कंसंट्रेशन है उसको बहुत ज्यादा बढ़ाएंगी. सो नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे फार्माकोलॉजिकल एक्शंस ऑफ कोलिनर्जिक ड्रग्स, यानी कि जो एसिटाइल कोलिन है वो हमारी बॉडी में कहाँ पे कैसा कैसा एक्शन प्रोड्यूस करेगा. तो इसको समझने के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं. जैसा कि हमने सिंपैथेटिक सिस्टम में लिया था कि स्नेक आएगा तो हमारी बॉडी में क्या होगा, एकदम से सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होगा, हमारी बॉडी में एनर्जी मिलेगी हमें फ्लाइट या फिर फाइट के लिए, यानी कि भागने या फिर लड़ने के लिए हमें एनर्जी मिल जाएगी. तो जब हम उस जगह से भाग के किसी नॉर्मल जगह पे पहुंच गए, अब क्या हो गया, हमारा सिंपैथेटिक सिस्टम थोड़ा सा लो हो गया, क्योंकि अब हमारी बॉडी में फाइट और फ्लाइट वाली कंडीशन नहीं है. अब हमारी बॉडी में कैसी कंडीशन आएगी, रेस्ट एंड डाइजेस्ट. यानी कि जितनी भी हाइपर एक्टिवेटेड जो हमारी बॉडी में फंक्शंस थे कि हमारा ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ गया, हार्ट रेट बहुत ज्यादा बढ़ गई है, पल्स रेट बहुत ज्यादा बढ़ गई है, हमारी आईज क्या हो गई, बहुत ज्यादा डायलेटेड हो गई हैं, तो इन सारे फंक्शंस को अब क्या होना है, नॉर्मलाइज होना है, क्योंकि बॉडी का अब क्या करेगी, नॉर्मल फंक्शन तो करेगी अपना. तो इसके लिए जो हमारा न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है उसको बोलते हैं हम एसिटाइल कोलिन. तो हम इसी एग्जांपल को लेते हुए एसिटाइल कोलिन के एक्शंस को भी समझते हैं. सो एसिटाइल कोलिन का क्या रोल है इसमें, कि जितने भी फंक्शन फाइट और फ्लाइट की वजह से बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिवेटेड हो गए हैं उनको वापस से नॉर्मलाइज करना, यानी कि हमारी बॉडी का एक प्रॉपर होम्योस्टैसिस को मेंटेन करना. तो अभी प्रॉपर होम्योस्टैसिस कैसे मेंटेन होगा, तो फर्स्ट एक्शन है हार्ट पे. तो हार्ट पे क्या करता है कि जो भी हमारा इम्पल्स जनरेशन की जो प्रोसेस होती है उसको थोड़ा सा स्लो डाउन कर देता है, पंप की एक्शन को कम करने के लिए, यानी कि फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को कम करने के लिए इम्पल्स का जनरेशन कम हो जाएगा. तो हार्ट में क्या करेगा, ये
डिक्रीज हार्ट रेट। हार्ट रेट को क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा, जिसकी वजह से क्या होगा, जो कार्डियक आउटपुट है वो भी कम हो जाएगा। दैट मीन्स जो हमारी हार्ट बीट बहुत ज्यादा फास्ट थी अब वो थोड़ा सा स्लो हो जाएगी। सो नेक्स्ट एक्शन है ब्लड वेसल्स में। ब्लड वेसल्स में हमें पता था कि सिंपैथेटिक सिस्टम में क्या हो जाता था, कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है, यानी कि जो ब्लड वेसल्स है वो नैरो हो गई थी। तो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम में क्या होगा, जो ब्लड वेसल्स है वापस से वो डायलेट हो जाएंगी, वापस से डायलेट हो जाएंगी, ताकि जो हमारा ब्लड का प्रेशर इसके वॉल्स पे लग रहा है वो प्रेशर क्या हो जाए, वापस से कम हो जाए। अब ये वॉल्स पे प्रेशर कम होने की वजह से क्या होगा, कम ब्लड जो है वो हार्ट में फिल हो पाएगा। सो ब्लड अगर कम फिल हो पाएगा तो क्या होगा, हार्ट को भी कम काम करना पड़ेगा और हार्ट रेट क्या रहेगी, कम रहेगी। सो नेक्स्ट है ग्लैंड्स। ग्लैंड्स में क्या करता है एसिटाइलकोलिन, सारे ग्लैंड्स के जो भी सिक्रीशंस है उनको बढ़ा देता है, जैसे कि हमारा सलाइवरी ग्लैंड्स हो गई, स्वेट ग्लैंड्स हो गई, या फिर हमारा जो गैस्ट्रिक जूसेस है उनके सिक्रीशन को भी ये बढ़ा देता है। सो हमारी बॉडी में ग्लूकोज का लेवल बहुत ज्यादा हाई था, जिससे कि एनर्जी प्रोड्यूस हुई। अब जब एनर्जी प्रोड्यूस होती है तो उसका एक बाई प्रोडक्ट होता है जो कि होती है हीट। तो इस हीट की वजह से क्या होगा, हमारा बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा, कि कभी कोई एकदम से भाग के आया तो क्या होगा, उसकी बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई है, तो उस बॉडी के टेम्परेचर को कम करने के लिए, यानी कि होमियोस्टेसिस को मेंटेन करने के लिए हमारी बॉडी क्या करेगी, ग्लैंड से सिक्रीशन करनी स्टार्ट कर देगी। यानी कि इसमें क्या होगा, जो स्वेट ग्लैंड्स है वो एक्टिवेट हो जाएंगी और हमारी बॉडी में स्वेटिंग होगी, जिसकी वजह से हमारी बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाएगा। इसके अलावा जैसे कि हमारी जो गैस्ट्रिक जूसेस है उसका सिक्रीशन भी बढ़ जाएगा, जिससे कि जो हमारा खाना पेट में है वो इजीली पच जाए। सो नेक्स्ट है स्मूथ मसल्स। एसिटाइलकोलिन हमारी स्मूथ मसल्स को कंट्रैक्शन का काम करता है, यानी कि जो हमारी गट की मसल्स है इंटेस्टाइन में, तो उन इंटेस्टाइन की मसल्स को क्या कर देगा, कॉन्ट्रैक्ट कर देगा, जिससे कि वापस से पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होना स्टार्ट हो जाएगा और जो हमारा बाउल है इजीली हमारी बॉडी से बाहर पास आउट हो सकता है। उसके अलावा जो हमारा यूट्राइन होता है उसको भी क्या कर देता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, जिससे कि हमारा मैच्योरेशन की प्रोसेस ईजी हो जाती है। सो नेक्स्ट है आई। आई में एसिटाइलकोलिन मियोसिस कॉज करता है। अब मियोसिस को आप इस एग्जाम्पल से समझिए। ये जो नॉर्मल आई है, बाहर वाला पोर्शन क्या है आइरिस, अंदर वाला पोर्शन है लेंस। अब जो ये व्हाइट ब्लॉक्स आपको दिख रहे हैं ये है डायलेटर प्यूपिलाई, और जो रेड कलर के आपको स्पिंचर्स दिख रहे हैं इसको हम बोलते हैं स्पिंचर प्यूपिलाई। तो जो एसिटाइलकोलिन होता है उसका स्टिमुलेशन स्पिंचर प्यूपिलाई में होता है। तो एसिटाइलकोलिन जब यहाँ पे आकर के बाइंड करता है तो स्पिंचर प्यूपिलाई में ये क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन कॉज करता है। तो इस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से मियोसिस वाली कंडीशन प्रोड्यूस होती है। सो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं निकोटेनिक एक्शंस, यानी कि अगर एसिटाइलकोलिन निकोटेनिक रिसेप्टर्स पे बाइंड करेगा तो वो कैसे एक्शन प्रोड्यूस करेगा। सो फर्स्ट है ऑटोनोमिक गैंग्लिया। सो ऑटोनोमिक गैंग्लिया में कैसे एक्शन होता है मैंने एक एग्जांपल के तौर पे समझाया है। यह स्पाइनल कॉर्ड जो बीच का पोर्शन है, ये एक फर्स्ट न्यूरॉन है और ये सेकंड न्यूरॉन है, और ये कोई भी आप समझ लीजिए फैक्टर ऑर्गन है या फिर समझ लीजिए स्केलेटल मसल है। तो ये प्रोसेस कैसे होती है कि जैसे ही सिग्नल इस न्यूरॉन से होते हुए इसकी नर्व एंडिंग्स तक पहुंचेगा तो नर्व एंडिंग्स में क्या होगा, एसिटाइलकोलिन प्रेजेंट होगा। तो ये एसिटाइलकोलिन जब रिलीज होगा तो यहाँ पे कौन से रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे, निकोटेनिक रिसेप्टर। इससे हम समझ रहे हैं कि ऑटोनोमिक गैंग्लिया यानी कि ये गैंग्लियन है जहाँ पे दो न्यूरॉन्स आपस में मिलते हैं, तो इस दो न्यूरॉन्स की प्रेजेंस को हम बोलते हैं गैंग्लिया, या फिर जहाँ पे दो न्यूरॉन्स का फ्यूजन होता है उस पोर्शन को बोलते हैं हम गैंग्लिया। तो इस गैंग्लिया में क्या प्रेजेंट होते हैं, हमारे निकोटिनिक रिसेप्टर्स। तो जब ये निकोटिनिक रिसेप्टर्स में एसिटाइलकोलिन आकर के बाइंड करेगा तो इस गैंग्लिया को स्टिमुलेट कर देगा। सो नेक्स्ट है स्केलेटल मसल्स। स्केलेटल मसल्स मतलब जो हमारे स्केलेटल सिस्टम में मसल्स प्रेजेंट है, एसिटाइलकोलिन इनको कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन कर देता है इसमें। सो ये बेसिक फंक्शंस थे एसिटाइलकोलिन की हमारी बॉडी के ऊपर। अब एक और बात समझने की है कि ये जो फंक्शंस काम करेंगे ऐसा नहीं कि हमेशा ये काम करते रहेंगे, जब इनकी जरूरत होगी ये तभी काम करेंगे। मतलब जब होमियोस्टेसिस में गड़बड़ होगी ये तभी एक्टिवेट होंगे। ऐसा नहीं कि आप नॉर्मल बैठे हुए हैं, बैठे बैठे आपका ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा या फिर बैठे बैठे आपकी हार्ट बीट कम हो जाएगी। अगर ऐसा हो रहा है तो वो एक प्रॉब्लम है, वो एसिटाइलकोलिन नहीं कर रहा है। सो एसिटाइलकोलिन तब रिलीज होगा जब बॉडी में होमियोस्टेसिस मेंटेन करने वाली कंडीशंस होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने खाना खाया तो गैस्ट्रिक जूसेस को सिक्रीट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर वो सिक्रीट नहीं हुए तो क्या होगा, होमोस्टेसिस डिसबैलेंस हो जाएगा, क्योंकि हमारी बॉडी में ग्लूकोज का लेवल बहुत ज्यादा हो जाएगा, हमारा जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो हमारी बॉडी के अंदर ही फंसा रह जाएगा। तो इन सब चीजों को अवे करने के लिए हमारी बॉडी में एसिटाइलकोलिन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इसके अलावा कहा जाता है कि एसिटाइलकोलिन जो होता है वो मेन हाउस होल्ड के काम करता है। इसको हम एक और एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। लेट कर लीजिए आपका कोई स्टेज परफॉर्मेंस है।
स्टेज परफॉर्मेंस है तो यानी कि बहुत सारी ऑडियंस होगी, तो हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो, और एंजाइटी के साथ साथ आपको क्या चाहिए, एनर्जी की भी जरूरत है, क्योंकि आपको डांस परफॉर्म करना है। तो उस टाइम पे आपकी बॉडी में कौन सा सिस्टम रिलीज होगा, सिंपैथेटिक सिस्टम। दैट मीन्स एड्रेनलिन रिलीज होगा और आपको एनर्जी देगा। अब मान लीजिए आपका परफॉर्मेंस खत्म हो गया, आप वापस से आ गए, तभी भी आपका हार्ट बीट थोड़ा सा बढ़ा हुआ है अभी, तो उसको नॉर्मलाइज करने के लिए अब कौन सा सिस्टम रिलीज होगा, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। यानी कि आपकी बॉडी के सिस्टम को सबको मेंटेन करने के लिए क्या रिलीज होने वाला है, एसिटाइल कोलिन। तो आई थिंक अब आप समझ गए होंगे कि एसिटाइल कोलिन और एड्रेनलिन में दोनों में डिफरेंस है। एड्रेनलिन क्या कर रहा है, सारी चीजों को हाइपर एक्टिवेट कर दे रहा है, और एसिटाइल कोलिन सारी चीजों को नॉर्मलाइज कर दे रहा है। अब अगर हम इन ड्रग्स के यूज के बारे में डिस्कस करें तो इन ड्रग्स का एज कहीं पे ज्यादा यूज किया नहीं जाता, क्योंकि इनका कोई डिजीज स्पेसिफिक एक्शन नहीं है। सो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स। एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स यानी कि जो एसिटाइल कोलिन अपने रिसेप्टर से बाइंड होने वाला है उसकी जगह पे ये खुद बाइंड हो जाएंगे और उस रिसेप्टर को ब्लॉक कर देंगी, ताकि एसिटाइल कोलिन अपना एक्शन प्रोड्यूस ना कर पाए। इन ड्रग्स को हम बोलते हैं मस्कैरेनिक ब्लॉकर्स, पैरासिम्पैथोलाइटिक्स या फिर गैंग्लियोनिक ब्लॉकर्स। मस्कैरेनिक ब्लॉकर्स यानी कि जो मस्कैरेनिक रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देगा। पैरासिम्पैथोलाइटिक यानी कि जो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम का जो न्यूरोट्रांसमीटर है उसको ब्लॉक कर देगा या फिर उसको तोड़ देगा, उसको बोलेंगे पैरासिम्पैथोलाइटिक्स। उसके अलावा गैंग्लियोनिक ब्लॉकर्स, क्योंकि गैंग्लियन में आपको पता है कि निकोटिनिक रिसेप्टर्स होते हैं, तो जो एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स है वो जाकर के उन निकोटिनिक रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देती है, जिससे कि एसिटाइल कोलिन का एक्शन प्रोड्यूस नहीं हो पाता है। तो अब इनका क्लासिफिकेशन अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले नेचुरल एल्कलॉइड्स आते हैं, जिसमें एट्रोपिन और हायोसिन आते हैं। सो नेक्स्ट क्लास है सेमी सिंथेटिक एल्कलॉइड्स, जिसके अंदर आते हैं होमेट्रोपिन, एट्रोपिन मेथियोनाइट्रेट, हायोसिन ब्यूटाइल ब्रोमाइड, इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड और टियोट्रोपियम ब्रोमाइड। सो नेक्स्ट क्लास है सिंथेटिक। सिंथेटिक के अंदर दो सब क्लासेस है, एक तो माइड्रियाटिक, दूसरा एंटी सिक्रेटरी। माइड्रियाटिक आपको पता होगा कि इसमें क्या होता है, माइसिस का जस्ट उल्टा, यानी कि जो आइरिस है वो बहुत ज्यादा क्या हो जाती है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, जिसकी वजह से जो लेंस वाला पार्ट है बहुत ज्यादा डायलेटेड हो जाता है। तो ये माइड्रेसिस का काम करती है एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स। इसके अंदर जो मेन ड्रग है वो साइक्लोपेंटोलेट और ट्रोपिकामाइड है। सो नेक्स्ट कैटेगरी है एंटी सिक्रीटरी। नाम से ही समझ में आ रहा है कि एंटी मतलब अगेंस्ट और सिक्रीटरी यानी कि सिक्रीशंस, बॉडी के जितने भी सिक्रीशंस होते हैं उनके अगेंस्ट ये काम करती हैं। इसके अंदर आते हैं पायरेनजेपिन, डाइसाइक्लोमिन, आइसोप्रोपामाइड, ऑक्सीब्यूटेनिन, पायरेनजोल, मिथाइल ब्रोमाइड और बेनेक्सोल। तो ये सारी ड्रग्स क्या है, सिक्रीशंस को ब्लॉक कर देंगी। सो नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स के फार्माकोलॉजिकल एक्शंस, यानी कि जो एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स है वो हमारी बॉडी में क्या एक्शन प्रोड्यूस करेंगी। अब इन ड्रग्स के एक्शन को आपको बहुत ज्यादा याद करने की या रटने की जरूरत नहीं है, जस्ट आपको समझने की जरूरत है कि जो कोलिनर्जिक सिस्टम के एक्शंस थे, तो अब ये एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स क्या करेंगी, जस्ट उनके एक्शंस का उल्टा प्रोड्यूस करेंगे। सो फर्स्ट हम देख लेते हैं सीएनएस। सीएनएस में जो कोलिनर्जिक ड्रग्स है वो बहुत ज्यादा एक्शन प्रोड्यूस नहीं करती हैं, क्योंकि वो बीबीबी को बेयरली ही पेनिट्रेट कर पाती है। तो लेकिन जो एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स है वो सीएनएस को हाई डोज पे पेनिट्रेट कर लेती है और ये बहुत सारे एक्शंस को प्रोड्यूस करती है, जैसे कि रेस्टलेसनेस, बहुत ज्यादा इंक्रीज्ड एक्साइटेशन, उसके अलावा हेलुसिनेशंस, डिलीरियम, और बहुत ज्यादा अगर डोज हाई हो जाती है तो उसके बाद रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो जाता है, और वो स्टेट अगर बहुत ज्यादा वर्स हो गई तो कोमा वाली स्टेट भी आ सकती है। सो नेक्स्ट है हार्ट। हार्ट में हमारा कोलिनर्जिक सिस्टम क्या कर रहा था, हार्ट रेट को डिक्रीज कर रहा था, तो ये एंटी कोलिनर्जिक है तो जस्ट इसके अपोजिट एक्शन करेगा, तो ये क्या कर देगा, हार्ट रेट को बढ़ा देगा, यानी कि फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाएगा। सो नेक्स्ट है आइज। आइज में जो हमारा कोलिनर्जिक सिस्टम था वो माइसिस कॉज कर रहा था, तो ये क्या कॉज करेगा, माइड्रियासिस। तो माइड्रियासिस मतलब जो हमारी डायलेटेड प्यूपिलाई है जो रेड कलर से बनाई गई है गोल गोल, तो ये डायलेटेड प्यूपिलाई को एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स क्या करेंगी, इसको कॉन्ट्रैक्ट कर देंगी, और जो लेंस है वो फुल्ली विजिबल है, यानी कि उसकी विड्थ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। सो जो नेक्स्ट है स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल्स में एंटीकोलिनर्जिक सिस्टम क्या करता है, डायलिटेशन कॉज करता है। सो नेक्स्ट है ग्लैंड्स। ग्लैंड्स में हमारा जो कोलिनर्जिक सिस्टम था वो सारे के सारे सिक्रीशंस को बढ़ा दे रहा था, लेकिन एंटीकोलिनर्जिक सिस्टम उसकी जस्ट अगेंस्ट काम करेगा और जो भी सिक्रीशन है उनको डिक्रीज कर देगा। सो नेक्स्ट है बॉडी टेम्परेचर। जो कोलिनर्जिक सिस्टम है वो हमारे बढ़े हुए बॉडी टेम्परेचर को क्या कर रहा था, डिक्रीज कर रहा था, लेकिन जो हमारा एंटीकोलिनर्जिक सिस्टम है वो क्या करेगा, जस्ट उसके अपोजिट काम करेगा और वो बॉडी के टेम्परेचर को और ज्यादा इंक्रीज करेगा। सो नेक्स्ट है एनेस्थेटिक। एनेस्थेटिक में क्या है कि माइल्ड एनेस्थेटिक्स होते हैं एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स। हम स्टडी करेंगे एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स के यूजेस को। तो एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स को यूज करने की जरूरत क्या है, क्योंकि कोलिनर्जिक सिस्टम तो हमारी बॉडी में नॉर्मल रेस्ट और पीस ला रहा है, यानी कि जो हमारी बॉडी की नॉर्मल फंक्शनिंग है उसको चला रहा है।
बट कभी कभी क्या होता है हमारी बॉडी में जो नॉर्मल फंक्शनिंग है उसमें भी कुछ गड़बड़ हो जाती है, यानी कि जो एसिटाइलकोलिन है उसका अमाउंट थोड़ा सा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से जैसे ब्रोंकाई बहुत ज़्यादा कॉन्स्ट्रिक्ट हो गई है, तो अगर एस्थमेटिक पेशेंट है तो अगर उसकी ब्रोंकाई और ज़्यादा कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगी तो वो तो सांस ही नहीं ले पाएगा। उसके अलावा अगर किसी का स्टमक एक है या फिर किसी को कॉन्स्टिपेशन है तो इस कंडीशन में भी एसिटाइलकोलिन एडवर्स इफेक्ट दिखा सकता है। तो इन सब कंडीशन से बचने के लिए हम पढ़ते हैं एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स को। तो इसके यूजेस में सबसे फर्स्ट हम पढ़ लेते हैं एंटी सिक्रीटरी। एंटी सिक्रीटरी मतलब जो सिक्रीशंस को ब्लॉक करेगा। एंटी सिक्रीटरी ड्रग्स का मेनली यूज होता है प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशंस में, यानी कि जब किसी का कोई सर्जरी होने वाली होती है तो सर्जरी से पहले प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन दिया जाता है ताकि बॉडी के जितनी भी सिक्रीशंस है वो सारे ब्लॉक हो जाए, ताकि जो सर्जरी है उसमें कोई भी इंटरफेयर ना हो। उसके बाद है एंटी स्पाज्मोटिक। एंटी स्पाज्मोटिक यानी कि जो पेन को कम करेगा। एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स क्या करती है, स्मूथ मसल्स को रिलैक्स कर देती है। तो स्मूथ मसल्स को रिलैक्स करने की वजह से जैसे कॉन्स्टिपेशन या फिर कोई भी बाउल सिंड्रोम है उसमें भी हेल्प मिलती है। एस्थमा में क्या हो जाता है, ब्रोंकाई ब्लॉक हो जाती है। सो एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स को यूज करा जाता है सो दैट जो ब्रोंकाई है उसको रिलैक्स करा जा सके, जिससे ज्यादा डायमीटर मिल जाए और रेस्पिरेशन प्रॉपर हो जाए। उसके अलावा सीओपीडी क्या है, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, यानी कि जो हमारे पल्मोनरी सिस्टम है यानी कि जो हमारे लंग्स है उसमें क्या हो जाता है, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, तो उसको ठीक करने के लिए भी हमें एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स देते हैं। सो नेक्स्ट है एज अ माइड्रियाटिक। माइड्रियाटिक इसको यूज करने का एक मेन पर्पस है वो है डायग्नोसिस, यानी कि जब हमें आईज की जो लेंसेज होती है उसके डायग्नोसिस करना होता है तो डॉक्टर को चाहिए होता है कि पूरा लेंस वो इजीली देख सके। तो उस लेंस को विजिबल कराने के लिए वो क्या करता है, आइरिस को कॉन्ट्रैक्ट कर देता है ताकि पूरा लेंस उसे विजिबल हो। सो एज अ माइड्रियाटिक एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स बहुत ज्यादा यूज करी जाती हैं। सो नेक्स्ट है मोशन सिकनेस। मोशन सिकनेस यानी कि जब पहाड़ों पे जाते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है, सर घूमता है, पेट घूमता है, वॉमिटिंग वाली फीलिंग आती है, फिर नोजिया होता है। तो वो सब क्यों होता है, क्योंकि बॉडी के सिक्रीशंस एक्टिवेट हो जाते हैं। तो उन सारी सिक्रीशंस को ब्लॉक करने के लिए भी एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स को यूज करा जाता है। उसके अलावा है पार्किंसन। सो पार्किंसन में एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स का बहुत ज्यादा मेजर रोल नहीं है, बट अगर कम अमाउंट का है, माइल्ड पार्किंसन है, तो उसमें एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स को यूज किया जा सकता है। सो आज हमने डिस्कस किया कोलिनर्जिक सिस्टम और एंटीकोलिनर्जिक सिस्टम की ड्रग्स के बारे में। सो आई होप कि आप लोग को हेल्पफुल रहा होगा। Thank you so much for watching this video. If you have any query regarding this video, please feel free to comment down and I'll answer them as soon as possible. And if you like this video, please like, share and subscribe to my channel and I'll see you in my next video. Till then, be safe and keep studying.